वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी के कार्य प्रणाली, बाजार व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और उसके परिचय और उसके दरबारी, इन सभी चीज़ों की हमने चर्चा कर ली थी। और जो उसके अंतिम चीज को हम लोगों ने देखने के लिए बाकी था तो वो था आक्रमण, और इसके बाद यह समाप्त हो जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण को आज हम लोग देखेंगे और यह अलाउद्दीन खिलजी आज समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोह एवं आक्रमण के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके दो अभियान होते हैं, एक तो उत्तर भारत का अभियान और दूसरा दक्षिण भारत का अभियान। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले उत्तर भारत के अभियान से और तब हम लोग शुरू करेंगे दक्षिण भारत का अभियान। देखिए, सबसे पहला जो उसका विजय अभियान होता है अलाउद्दीन खिलजी का, वह गुजरात अभियान होता है। कब? 1298 ईस्वी में। तो 1298 ईस्वी में उलुग खां एवं नुसरत खां को गुजरात विजय अभियान पर भेजता है। तो अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से 1298 ईस्वी में जो उसका पहला विजय अभियान था उत्तर भारत की तरफ, उसमें किसे भेजता है? तो उलुग खां और नुसरत खां को। इसमें अहमदाबाद के शासक रायकर्ण बाघेला, यह बाघेला वंश का एक राजा था, रायकर्ण बाघेला, जिसे हम लोग रायकर्ण भी कहते हैं, कर्ण बाघेला भी कहते हैं, राय केवल कर्ण भी कहते हैं। तो वह अहमदाबाद का शासक रायकर्ण बाघेला पराजित होता है। रायकर्ण या कर्ण बाघेला का देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहां शरण हो जाता है। और जो रायकर्ण बाघेला होता है, पराजित होने के बाद देवगिरी का एक शासक था जिसका नाम था रामचंद्र देव, उसके यहां यह शरण प्राप्त करता है, उसके यहां यह भाग जाता है। रायकर्ण की पूर्व पत्नी कमला देवी पर कब्जा तथा विवाह तथा कर्ण की संपत्ति की लूट, सूरत तथा सोमनाथ तक आक्रमण। तो जब रायकर्ण शरण ले लेता है रामचंद्र देव के यहाँ देवगिरी में, तो उसकी एक पूर्व पत्नी थी कमला देवी, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर ली है। उसकी पत्नी से उसकी पत्नी को कब्जा करके अलाउद्दीन खिलजी विवाह कर लेता है। साथ ही साथ इस विजय अभियान में काफी सारा धन संपत्ति लूटा गया। सूरत और सोमनाथ तक भी, सोमनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर था, आपको याद होगा मोहम्मद गोरी ने वहां पर 17 बार आक्रमण किया था। तो सूरत और सोमनाथ तक भी आक्रमण होता है और काफी मात्रा में धन संपत्ति को लूटा जाता है। जब यह धन संपत्ति लूटा गया तो अलाउद्दीन खिलजी उसे ले गया अपने राज्य में। तो इसके बंटवारे को लेकर भी कुछ युद्ध हुए। तो 4 विद्रोह हुए 1299 ईस्वी में, याद रखेंगे। गुजरात में सफल अभियान में प्राप्त धन के बंटवारे को लेकर नबी मुसलमानों द्वारा किए गए विद्रोहों का दमन, याद रखेंगे। 1299 ईस्वी में जो 1298 ईस्वी में गुजरात विजय के बाद जो धन लूटा गया, उसके बंटवारे को लेकर 4 विद्रोह होते हैं। पहला जो विद्रोह होता है वह नुसरत खां के द्वारा होता है। और इसमें क्या होता है कि नुसरत खां के द्वारा होता है। दूसरा जो होता है विद्रोह आकत खां के द्वारा होता है और इसमें आकत खां की हत्या हो जाती है। तीसरा जो विद्रोह होता है अलाउद्दीन खिलजी के बहन के लड़के, जिसका नाम था मलिक उमर और मंगू खां के द्वारा होता है और इसमें दोनों की हत्या हो जाती है। चौथा जो विद्रोह होता है वह दिल्ली के हाजी मौला द्वारा होता है और इसमें उसका प्रमुख सहयोगी सरकार हमीदीन की हत्या हो जाती है। तो 1299 ईस्वी में गुजरात विजय में प्राप्त धन के बंटवारे को लेकर नबी मुसलमानों के द्वारा जो विद्रोह होते हैं, 4 विद्रोह। पहला नुसरत खां के द्वारा, दूसरा आकत खां के द्वारा, इसमें आकत खां की हत्या हो जाती है।
तीसरा जो होता है वह इसके अलाउद्दीन खिलजी के बहन के लड़के मलिक उमर और मंगू खां के द्वारा, इसमें दोनों की हत्या हो जाती है। और चौथा विद्रोह दिल्ली के हाजी मौला द्वारा होता है और इसमें इसका प्रमुख सहयोगी जिसका नाम था सरकार हमीदीन, उसकी हत्या हो जाती है। इसी विद्रोह के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश जारी किए जो कड़ा अध्यादेश था। कौन कौन? दान, उपहार एवं पेंशन के रूप में अमीरों को दी गई भूमि को जब्त कर उन पर अधिकार किया गया, जिससे उन पर धनाभाव हो गया तथा उनके प्रांतीय शासन पर नियंत्रण हो गया। याद रखेंगे कि 4 अध्यादेश में जो पहला अध्यादेश था वह था कि दान, उपहार और पेंशन के रूप में जो अमीरों को जमीन दी गई थी उसको जब्त कर लिया गया, जिसके कारण उन अमीरों पर क्या हो गया? धनाभाव हो गया, धन की कमी हो गया और साथ ही साथ उनके प्रांतीय शासन पर भी अलाउद्दीन खिलजी का नियंत्रण हो गया। यह पहला अध्यादेश था। दूसरा अध्यादेश क्या जारी किया? गुप्तचर विभाग को संगठित कर गुप्तचर अधिकारी एवं मुनहिनयन यानी कि गुप्तचर की नियुक्ति की। तो दूसरा जो उसका मुख्य अध्यादेश था गुप्तचर विभाग को संगठित करना और संगठित करके वरीद यानी गुप्तचर का मुख्य अधिकारी होता था तथा मुनहिनयन, इसके बारे में भी हमने बताया था, यानी गुप्तचर की नियुक्ति करना। मद्य निषेध, भांग एवं जुआ पर प्रतिबंध। तो तीसरा जो उसका जो अध्यादेश था वह था शराब पर प्रतिबंध, जुआ और भांग पर प्रतिबंध यानी किसी प्रकार के नशा पर प्रतिबंध और जुआ पर प्रतिबंध। चौथा जो उसका अध्यादेश था तुर्क अमीरों के आपस में मेलजोल, सार्वजनिक समारोह एवं वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध। तो चौथा अध्यादेश उसने क्या जारी किया कि जो तुर्क अमीर हैं वे आपस में मेल जोल नहीं कर सकते हैं, सार्वजनिक समारोहों पर एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और एक दूसरे से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो चौथा क्या था? तुर्क अमीरों के आपस में मेलजोल, सार्वजनिक समारोह एवं वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध। खुद मुकदम चौधरी की विशेषाधिकार समाप्ति। हमने पिछले वीडियो में ही बताया था कि खुद मुकदम और चौधरी जो था ये कर वसूलते थे। खुद का मतलब होता है वंशानुगत, चौधरी का मतलब होता है मुखिया और मुकदम का मतलब होता है मुखिया और चौधरी का मतलब होता है ज्यादा भूमि वाला व्यक्ति। तो ये तीनों कर वसूलते थे और इनके इसी विशेषाधिकार को अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया। उसके बाद दूसरा जो अभियान होता है 1299 ईस्वी में ही होता है अलाउद्दीन खिलजी का कौन? उत्तर भारत अभियान। जैसलमेर का विजय प्राप्त करता है। तो दूसरा अभियान कौन सा होता है? विजय अभियान जैसलमेर। जैसलमेर के राजपूत शासक दुद्दा एवं तिलक सिंह की घोड़ा छीनने के कारण हत्या। देखिए जैसलमेर के 2 राजपूत शासक थे, एक का नाम था दुद्दा और दूसरे का नाम क्या था? तिलक सिंह। तो दुद्दा और तिलक सिंह 2 राजपूत शासकों ने मिलकर अलाउद्दीन खिलजी की घोड़ा को छीन लिया था। इसी कारण जैसलमेर पर अलाउद्दीन खिलजी की आक्रमण होती है और दुद्दा और तिलक सिंह की हत्या हो जाती है। तो दूसरा जैसलमेर विजय। तीसरा जुलाई 1301 ईस्वी में रणथंभौर विजय। तो जुलाई 1301 ईस्वी में जो उत्तर भारत का तीसरा विजय होता है अलाउद्दीन खिलजी का वो है रणथंभौर विजय। कहां पे? राजस्थान में। यहां चौहान वंश के शासक हमीर देव के द्वारा मंगोल नेता मोहम्मद शाह एवं किल्ब को अपने यहां शरण देने के कारण उलुग खां एवं नुसरत खां के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हमीर देव की पराजय एवं हत्या। याद रखेंगे कि जुलाई 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर का विजय अभियान होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां का एक चौहान वंश का शासक था जिसका नाम था हमीर देव। वह 2 मंगोल आक्रमणकारियों को अपने यहां शरण दे रखा था। एक का नाम था मोहम्मद शाह और दूसरे का नाम था किल्ब। इसी के कारण अलाउद्दीन खिलजी
इसको हराने के लिए, इसको भगाने के लिए किसको भेजता है? उलुग खां और नुसरत खां को। और इन दोनों के नेतृत्व में जो हमीर देव है उसकी हत्या, पराजय होती है और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हमीर देव की हत्या भी हो जाती है। कुछ विश्वासघाती हमीर देव से मिल गए थे, इस कारण नुसरत खां की भी हत्या हो जाती है। तो कुछ विश्वासघाती हमीर देव, जो अलाउद्दीन खिलजी के कुछ भी सहयोगी थे, वो विश्वासघात करके हमीर देव के साथ मिल गए थे, इसी कारण नुसरत खां की भी हत्या हो जाती है। इसके बाद हमीर देव की रानी रंगदे का जौहर होता है, जौहर यानी आग में कूद कर यह जान दे देती है। तो इस विजय के बाद जो हमीर देव थे, हमीर देव की हत्या होती है। तो इसके बाद उसकी एक रानी थी जिसका नाम था रंगदे, वह कुछ राजपूत महिलाओं के साथ जौहर हो जाती है, आग में कूदकर जान दे देती है। साथ ही साथ उस जो हमीर देव का पुत्र था देवल, वह जल जौहर कर लेता है। जल जौहर यानी नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। तो हमीर देव की हत्या, रणथंभौर विजय में हमीर देव की हत्या होती है। तो इसके बाद क्या होता है कि जो उसकी रानी होती है जिसका नाम था रंगदे, वह अपने कुछ राजपूत महिलाओं के साथ जौहर कर लेती है, आग में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। और उसका पुत्र राजकुमार देवल वह जल जौहर कर लेता है, यानी कि नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। और इसका वर्णन 2 किताबों में वर्णित है, तारीखे अलाई और अमीर महाकाव्य, यानी कि हमीर रासो। तो ये जो जौहर है रानी रंगदे का और देवल का, इसका वर्णन 2 किताबों में है, तारीखे अलाई और हमीर महाकाव्य, जिसे हमीर रासो भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। 28 जनवरी 1203 ईस्वी को इसका उत्तर भारत का तीसरा अभियान होता है। तो याद रखेंगे 28 जनवरी 1203 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारत का तीसरा अभियान होता है। और यह सबसे इंपॉर्टेंट अभियान होता है। कहां पे? मेवाड़ के चित्तौड़ के दुर्ग पर। तो मेवाड़ के चित्तौड़ के दुर्ग पर आक्रमण होता है 28 जनवरी 1203 ईस्वी को। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ जिसे मध्य भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, वहां पे यह विजय प्राप्त करता है अमीर खुसरो के नेतृत्व में। तो इसमें नेतृत्वकर्ता कौन होता है? अमीर खुसरो। इसमें मेवाड़ शासक राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो वहां का शासक उस समय कौन सा था? तो राणा रतन सिंह, उसकी मृत्यु हो जाती है। साथ ही साथ गोरा एवं बादल नामक 2 सैन्य योद्धा की भी मृत्यु हो जाती है। और राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी, जिसे पद्मावती भी कहा जाता है, का अन्य स्त्रियों के साथ जौहर हो जाता है। तो जब 28 जनवरी 1203 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी का मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़, जिसे मध्य भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, वहां पर आक्रमण होता है, तो वहां वह विजय प्राप्त करता है। और इस विजय में वहां मेवाड़ के शासक राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है। और इस युद्ध में जो अलाउद्दीन खिलजी था, उस अलाउद्दीन खिलजी का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो अमीर खुसरो। और इस राणा रतन सिंह की मृत्यु के बाद और इस विजय अभियान में जो राणा रतन सिंह था, उसके 2 प्रमुख सैन्य योद्धा, एक का नाम था गोरा और एक का नाम था बादल, उनकी भी मृत्यु हो जाती है, उनकी भी हत्या हो जाती है। और इसके बाद जब राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी जो बहुत ही खूबसूरत थी, जिसका नाम था रानी पद्मिनी, उसकी पत्नी थी, तो रानी पद्मिनी या फिर पद्मावती, वह जौहर कर लेती है कुछ अन्य राजपूत स्त्रियों के साथ, यानी आग में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत। तो 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने एक किताब की रचना की जिसका नाम था पद्मावत। तो 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने एक किताब की रचना की जिसका नाम था पद्मावत। उसके अनुसार रानी पद्मिनी के सौंदर्य पर मोहित होने के कारण तथा चित्तौड़ सामरिक दृष्टि से सबसे सुरक्षित स्थान होने के कारण अलाउद्दीन खिलजी का
आक्रमण होता है, जबकि कुछ इतिहासकारों के अनुसार अमीर खुसरो की रानी सैबा तथा मुसलमान सुलेमान की प्रेम प्रसंग की बदला लेने के कारण अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ आक्रमण होता है। देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में एक किताब लिखा था पद्मावत। उस किताब के अनुसार क्या कहा गया है, मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या कहा है कि रानी पद्मिनी इतनी खूबसूरत थी, इतनी सौंदर्य की मालकिन थी कि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने उसे पाने के लिए और साथ ही साथ उसको यह जानकारी मिली थी कि जो यह चित्तौड़ था वह सामरिक दृष्टि से भी काफी सुरक्षित क्षेत्र था। तो इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ पर आक्रमण करता है। जबकि कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का जो मेवाड़ आक्रमण हुआ था वह प्रेम प्रसंग के कारण हुआ था। किसके प्रेम संपर्क के कारण? तो अमीर खुसरो की रानी सैबा थी और एक मुसलमान था जिसका नाम था सुलेमान। यह कहाँ का था? चित्तौड़ का। इसी कारण से इसका बदला लेने के लिए यह आक्रमण हुआ था। चित्तौड़ आक्रमण के बाद खिलजी द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 30,000 राजपूत सैनिकों का कत्ल कर दिया जाता है। यह इंपॉर्टेंट है, आप लोग डाटा याद रखेंगे। कितने सैनिकों का कत्ल होता है? तो 30,000। तो चित्तौड़ आक्रमण के बाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 30,000 राजपूत सैनिकों का कत्ल किया जाता है और चित्तौड़ का नाम खिज्र खां के नाम पर, तो चित्तौड़ का नाम खिज्र खां के नाम पर क्या रखा जाता है? खिजराबाद। और चित्तौड़ खिज्र खां को सौंपकर अलाउद्दीन खिलजी कहां वापस लौट आता है? तो दिल्ली। याद रखेंगे कि चित्तौड़ आक्रमण के बाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 30,000 सैनिकों का कत्ल किया जाता है और चित्तौड़ का नाम खिज्र खां के नाम पर क्या रखा जाता है? खिजराबाद। और चित्तौड़ को अलाउद्दीन खिलजी खिजराबाद को सौंप देता है और उसके बाद वापस दिल्ली लौट आता है। और उसके बाद मेवाड़ में रावल शाखा का अंत हो जाता है। याद रखेंगे, एक राजपूत शाखा था मेवाड़ में, रावल शाखा, उसका अंत हो जाता है। लेकिन बाद में कालांतर में एक दूसरी शाखा सिसोदिया वंश, जिसके शासक राणा प्रताप द्वारा चित्तौड़ को स्वतंत्र करने का प्रयास किया जाता है और इसी प्रयास से, यानी इसी हमले के बाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खिज्र खां को वापस बुलाया गया और चित्तौड़ जो दुर्ग की जिम्मेवारी राजपूत सरदार मालदेव को मिला। फिर बाद में 1321 ईस्वी में गुहिलौत राजवंश के शासक हमीर देव द्वितीय के द्वारा मालदेव पर आक्रमण कर चित्तौड़ सहित मेवाड़ को स्वतंत्र करा दिया जाता है। याद रखेंगे। देखिए, तो जैसा ही चित्तौड़ खिज्र खां को सौंप कर दिल्ली वापस आता है अलाउद्दीन खिलजी, तो वहां पे मेवाड़ में रावल शाखा, राजपूत का एक रावल शाखा है, उसका अंत हो जाता है। लेकिन बाद में एक दूसरी राजपूत शाखा जिसका नाम था सिसोदिया वंश, वहां का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजपूत शासक, बहुत ही प्रतापी राजपूत शासक जिसका नाम था राणा प्रताप, उसके द्वारा चित्तौड़ को पुनः स्वतंत्र कराने का प्रयास किया गया। वह चित्तौड़ पर हमला करता है और इस हमले के बाद अलाउद्दीन खिलजी खिज्र खां को वापस बुला लेता है और चित्तौड़ के जो दुर्ग की जिम्मेवारी किसको सौंप दी जाती है? तो राजपूत सरदार मालदेव को। लेकिन बाद में 1321 ईस्वी में एक राजवंश होता है गुहिलौत, तो गुहिलौत राजवंश का एक शासक था जिसका नाम था हमीर देव द्वितीय, उसके द्वारा मालदेव पर आक्रमण होता है और चित्तौड़ सहित मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया जाता है। याद रखेंगे। 1304 ईस्वी में शौख यानी मथुरा का विजय प्राप्त करता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कहां पे? ब्रज के समीप। आप लोग याद रखेंगे, ब्रज की होली काफी प्रसिद्ध है, जो ये वृंदावन कृष्ण की जन्मभूमि है। तो मथुरा को क्या कहा जाता था? शौख। तो 1304 ईस्वी में शौख यानी मथुरा विजय प्राप्त करता है जो ब्रज के समीप है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी का नेतृत्व करता कौन था? उलुग खां। कौन? उलुग खां। और इसमें मोहम्मद तुगरिक नामक एक तुर्क गुलाम की हत्या हो जाती है। तो शौख अभियान में मोहम्मद तुगरिक नामक एक तुर्क गुलाम की हत्या हो जाती है। याद रखेंगे।
1305 ईस्वी में, नवंबर 1305 ईस्वी में मालवा पर विजय प्राप्त करता है। तो यह पांचवा अभियान था कौन? उत्तर भारत का। चौथा कौन? शौक। तो नवंबर 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का मालवा विजय प्राप्त होता है। इसमें वहां के शासक महलक देव एवं उसका सेनापति हरनंद, वहां के शासक महलक देव एवं उसका सेनापति हरनंद का एक और नाम क्या था? कोका प्रधान। तो कोका प्रधान की हत्या हो जाती है। इस युद्ध में नेतृत्वकर्ता कौन था अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से? आइन उल मुल्क मुल्तानी। कौन? आइन उल मुल्क मुल्तानी। और इसमें मालवा के शहर उज्जैन, धारानगरी और चंदेरी दिल्ली में शामिल कर लिया गया। तो नवंबर 1305 ईस्वी में मालवा का विजय अभियान करता है अलाउद्दीन खिलजी, और इसमें वहां का शासक महलक देव और उसका सेनापति हरनंद, जिसका नाम था, हरनंद का एक और नाम क्या था? कोका प्रधान, इन दोनों की हत्या होती है। और इस विजय अभियान में अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से नेतृत्वकर्ता कौन था? तो आइन उल मुल्क मुल्तानी। और इसके बाद मालवा का जो शहर था उज्जैन, चंदेरी और धारानगरी, उन्हें दिल्ली में शामिल कर लिया जाता है, याद रखेंगे। इसके बाद 1308 ईस्वी में सिवाना के परमार राजपूत शासक शीतल देव को पराजित किया जाता है और कमालुद्दीन गर्ग नियुक्त होता है। तो इसका छठा अभियान कौन सा था? विजय अभियान। सिवाना के परमार राजपूत शासक, जिसका नाम था शीतल देव, उसे पराजित किया जाता है और वहां पे सिवाना में अलाउद्दीन खिलजी का शासक नियुक्त कौन होता है? कमालुद्दीन गर्ग। तो अलाउद्दीन खिलजी कमालुद्दीन गर्ग को वहां का शासक नियुक्त करता है। कहां का? सिवाना का। 1311 ईस्वी में यह इसका उत्तर भारत का सबसे अंतिम अभियान था, जालौर अभियान, जो राजस्थान में पड़ता है। तो 1311 ईस्वी में जालौर के शासक कान्हन देव, जिसे कृष्णदेव भी कहा जाता है, वह पराजित होता है। और इसमें अलाउद्दीन खिलजी का नेतृत्वकर्ता कौन होता है? तो कमालुद्दीन गर्ग। तो 1311 ईस्वी में जालौर के शासक कान्हन देव यानी कृष्णदेव पराजित होता है और इसका नेतृत्वकर्ता कौन होता है? तो कमालुद्दीन गर्ग। यह क्यों होता है जालौर पर अभियान? क्योंकि 1304 ईस्वी में कान्हन देव का एक पुत्र था जिसका नाम था बीरम देव। याद रखिएगा कि 1304 ईस्वी में कान्हन देव का पुत्र बीरम देव का प्रेम संबंध था किसके साथ? अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा से। और इसका स्रोत कान्हन देव प्रबंध नामक किताब से मिलता है। यह किसने रचना किया था? तो हमने पिछले वीडियो में बताया था, उसका नाम था पद्मनाभ द्वार ने। याद रखेंगे। तो पद्मनाभ द्वारा रचित कान्हन देव प्रबंध किताब से यह जानकारी मिलती है कि 1311 ईस्वी में जालौर के शासक कान्हन देव पराजित होता है और इसमें नेतृत्वकर्ता कौन था? कमालुद्दीन गर्ग। और यह क्यों हुआ था? तो 1304 ईस्वी में कान्हन देव का एक पुत्र था बीरम देव, उसका प्रेम संबंध था किसके साथ? अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा से। यह जानकारी मिलता है कान्हन देव प्रबंध से। और इसके किसने लिखा था? तो पद्मनाभ द्वार ने। अब आते हैं हम लोग दक्षिण भारत के अभियान पे। तो दक्षिण भारत के अभियान का मुख्य जो श्रेय है वह मलिक काफूर को जाता है। इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, दक्षिण भारत की विजय का मुख्य कारण अपार धन संपदा और वहां बंदरगाह, व्यापार के लिए बंदरगाह था। तो दक्षिण भारत की विजय का मुख्य कारण अपार धन संपदा था और इसका मुख्य श्रेय किसे जाता है? तो मलिक काफूर को जाता है, जिसे हम लोग हजार दिनारी भी कहते हैं। हजार दिनारी भी कहते हैं। यह एक हिजड़ा था। हिजड़ा यानी किन्नर था। मलिक काफूर को 1298 ईस्वी में गुजरात अभियान में विजय के बाद धर्म 1000 दिनार में अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था। मलिक काफूर को खिलजी ने सेनापति बनाया। मलिक काफूर ने इस्लाम धर्म को स्वीकारा तथा जबकि मलिक काफूर का वास्तविक नाम क्या था? तो मंसर देव। तो चलिए हम लोग मलिक काफूर के बारे में कुछ जान लेते हैं कि दक्षिण भारत के विजय अभियान का मुख्य कारण था वहां का काफी समृद्ध धन संपदा और साथ ही साथ प्रमुख बंदरगाह जो व्यापार के लिए भी उचित था। और जो दक्षिण भारत का अभियान था उसका मुख्य श्रेय किसे जाता है?
तो मलिक काफूर को। देखिए 1298 ईस्वी में मलिक काफूर को गुजरात अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था। 1000 दिनार देकर उसे खरीदा था और वह सेनापति था किसका, जो उस समय का शासक था गुजरात का, जिसका नाम था रायकर्ण बाघेला। तो उसे खरीद कर अपना सेनापति बनाता है और 1000 दिनार में खरीदा था, इसी कारण उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। और वह इसका दाहिना हाथ भी कहलाता था अलाउद्दीन खिलजी का। साथ ही साथ यह हिजड़ा था, किन्नर था और इसका वास्तविक नाम क्या था, तो मंसर देव। अब इसने इस्लाम धर्म को जब सेनापति बनाया तो मलिक काफूर ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में नियुक्त ही हो गया और दक्षिण भारत के अभियान में यह हमेशा युद्ध किया। दक्षिण भारत के आक्रमण के बाद उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच व्यापारिक संबंध का विकास हुआ और दक्षिण भारत में पहली बार तुर्क सत्ता का आधिपत्य हुआ। तो दक्षिण भारत में हमले के बाद दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच व्यापारिक संबंधों का विकास हुआ और दक्षिण भारत में पहली बार तुर्क सत्ता का आधिपत्य हुआ, याद रखेंगे। तो पहला जो विद्रोह होता है दक्षिण भारत का इसका अलाउद्दीन खिलजी का मलिक काफूर के नेतृत्व में, तो वह होता है देवगिरी। तो 1296 ईस्वी में देवगिरी का विजय अभियान होता है। क्यों होता है? देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के द्वारा एलिचपुर की आय प्रतिवर्ष भेजने का वादा पर रामचंद्र देव के पुत्र शंकर देव या सिंहन देव के हस्तक्षेप से वार्षिक भुगतान पर रोक। देखिए 1296 ईस्वी में यह क्यों हमला होता है, तो देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव, इसके बारे में अभी हमने चर्चा किया है। तो उसने क्या कहा था कि वहां का एक जगह था एलिचपुर, कि एलिचपुर में जो वार्षिक आय होगी वह हर एक वर्ष पहुंचा देगा किसे, अलाउद्दीन खिलजी के पास। लेकिन उसका पुत्र जिसका नाम था रामचंद्र का पुत्र यानी शंकर देव, जिसका एक और नाम था सिंहन देव, उसने प्रतिवर्ष आय को भेजने से मना कर दिया। इससे नाराज होकर 1296 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण करता है। किसके नेतृत्व में? मलिक काफूर के नेतृत्व में। और यहां पर भयंकर लूट होती है, अपार संपदा, अपार धन संपत्ति, ढेर सारा हाथी एवं राजा रामचंद्र देव के साथ दिल्ली वापस। तो इसमें भयंकर लूट होता है और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, मलिक काफूर के द्वारा अपार धन संपत्ति को लूटा जाता है, ढेर सारा हाथी को भी लूटा जाता है और साथ ही साथ रामचंद्र देव को भी वापस लेकर दिल्ली ले जाया जाता है, याद रखेंगे। रास्ते में राजा कर्ण को युद्ध में परास्त कर मलिक काफूर द्वारा रामचंद्र देव की पुत्री देवल कर्ण तथा कमला देवी की पुत्री का विवाह खिज्र खां से काफूर द्वारा होता है, याद रखेंगे। देखिए जब वह दिल्ली वापस जाने लगा रामचंद्र देव को लेकर, तो रास्ते में राजा कर्ण फिर से वह हमला करता है और उसे पराजित करता है। कौन? मलिक काफूर। और उसे युद्ध में पराजित करता है और साथ ही पराजित करने के बाद मलिक काफूर रामचंद्र देव की पुत्री देवेल की शादी किससे कराता है? तो रायकर्ण और कमला देवी की पुत्री, जिसका नाम था रायकर्ण, क्या नाम था उसका? रामचंद्र देव की पुत्री देवेल की, जो कर्ण तथा कमला देवी की पुत्री थी, उसका विवाह किससे कराता है? खिज्र खां से, याद रखेंगे। बाद में अलाउद्दीन खिलजी का उदारता का परिचय होता है। रामचंद्र देव को रायान की उपाधि तथा गुजरात के नवसारी जागीर एवं 1 लाख स्वर्ण टका देकर वापस भेजा। तो बाद में अलाउद्दीन खिलजी रामचंद्र देव के साथ उदारता का परिचय देता है और रामचंद्र देव को रायान की उपाधि देता है तथा